हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एम्प्राइट लवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ अनकही मोहब्बत का लास्ट एपिसोड शेयर करने वाली हूँ। सो फाइनली ये फैन फिक्शन आज ख़त्म होने वाली है। और मैं जानती हूँ कि मैंने इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी भी की है। मैंने सारी फैन फिक्शन के साथ नाइंसाफ़ी की है लेट अपडेट ला के, पर मैं क्या ही कर सकती थी। आई डेंट हैड एनी चॉइस। सो ये सब चीज़ों को किनारे करके एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शैन भाई युलान को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है, और जो उससे इतनी नफरत क्यों करता है ये भी बता देता है, पर स्टिल युलान शैन भाई की लाइफ से जाने को तैयार नहीं हो रहा होता है। अभी शैन भाई युलान का हाथ अपने होठों से हटाता है, जो कि उसने उसके होठों पर रखा हुआ होता है, और वहाँ से जाने लगता है। अभी जो युलान होता है वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अभी शैन भाई अपनी कार के पास आ जाता है, युलान भी वहाँ आ गया होता है। अभी शैन भाई गेट खोलता उससे पहले ही जो गेट उससे खोलते हैं गाड़ी को, उस जगह पे युलान भी अपना हाथ रख लेता है शैन भाई के साथ। अभी शैन भाई युलान की तरफ देखता है तो युलान कहता है, कहाँ जा रहे हो? शैन भाई कहता है, मैं नहीं जा रहा हूँ, हम दोनों जा रहे हैं। युलान कहता है, कहाँ? शैन भाई कहता है, घर। अभी युलान कहता है, तुम बताते तो सही कि हम घर जा रहे हैं, ऐसे अचानक से ही चले आए बिना कुछ बोले। शैन भाई कहता है, बात करने के लिए अब रह क्या गया है युलान? तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते? प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। युलान, तुम समझ नहीं रहे हो, जियो के सर पे खून सवार है, वो तुम्हारी जान ले लेगा अगर तुम हमारे साथ रहे। अभी युलान अपनी आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है, हो गया तुम्हारा? मेरा जवाब अभी भी वही रहेगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो जो फ्रंट सीट होती है वहाँ पर आके बैठ जाता है। अभी जो शैन भाई होता है वो भी जो उसकी ड्राइविंग सीट थी वहाँ पर आके बैठ जाता है और ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। अभी पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल सही डेड साइलेंस होता है कार में। अभी वो दोनों घर आ जाते हैं। अभी जो युलान होता है वो पहले उतर जाता है और शैन भाई कार पार्क करने गया होता है। अभी युलान घर के अंदर आता है और जो मिस्टर भाई होते हैं जो कि वहाँ पर सोफे पे बैठे हुए थे, उन दोनों का वेट कर रहे थे, वो युलान की तरफ देखते हैं, तुरंत उसके पास आते हैं और कहते हैं, युलान तुम ठीक हो? कहाँ थे तुम? हाँ, तुमको कोई चोट नहीं लगी ना? अभी जो युलान होता है वो कहता है, नहीं अंकल, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अंकल उसके कपड़ों पे ध्यान देते हैं, जो कि अभी मतलब पूरी तरह से सूखे नहीं थे। मतलब जहाँ पर वो थे ना युलान और शैन भाई, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, बस स्टिल उनके कपड़े अभी सूखे नहीं थे पूरी तरह से, ना शैन भाई के ना युलान के। तो उसके कपड़ों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पहले तुम जाके चेंज करके आओ, ठीक है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी युलान नोट करता है और जाने लगता है, तभी पलटता है और कहता है, केविन कहाँ है अंकल? तो वो कहते हैं, केविन सो रहा है। अभी वो वापस से नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। अभी शैन भाई आता है जो कि वो भी भीगा हुआ था। अभी मिस्टर भाई उसके पास आते हैं और कहते हैं, शैन भाई क्या हुआ? क्या उस में सच में जियो कहाँ था? हाँ, युलान तुम्हें कहाँ मिला? अभी जो शैन भाई होता है वो अपने पापा की तरफ देखता है और कहता है, जियो ने युलान को मेरे बारे में बता दिया था। अभी अंकल तो ये सुनकर एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर शैन भाई कहता है, और बच्चे कुछ जो बातें थी वो मैंने उसे बता दी, उसे एकेडमी ले जाकर। अभी अंकल तो एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं, वो शन्ने को देखे जा रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं, अब? तो शर्मा कहता है, युलान यहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा है पापा, प्लीज़ आप उसे समझाएं, उसे कन्विंस करें, इसी में उसकी भलाई है, प्लीज़ पापा। अभी ये कहकर शैन भाई वहाँ से चला जाता है। अभी अंकल तो शैन भाई की तरफ ही दिख रहे होते हैं, उसे जाते हुए देखते रहते हैं वो। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो शैन भाई होता है वो जहाँ पर वो एक बार जो केविन था उसे लोरी सुना रहा था ना, वो वहीं पर आके खड़ा हुआ होता है और जो बालकनी होती है उसे पकड़ के जो आसमान था उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर युलान आता है, वो भी उस बालकनी के पास आके खड़ा हो जाता है, पर डिफरेंट साइड में। लाइक जो शैन भाई का फेस था वो जो बालकनी थी उसके ऊपर था, मतलब उसके साइड में था जहाँ से वो चाँद देख पा रहा था, और जो युलान था, युलान का फेस इसी तरफ था जहाँ से वो आया था। अभी युलान कहता है, खुद नहीं कन्विंस कर पाए तो अंकल को बेचा मुझे कन्विंस करने के लिए। शैन भाई कहता है, तुमने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो
यूलान फिर शैनवे की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें मेरी बहुत तरफ है ना शैनवे? अभी शैनवे उसे देख के भी नहीं कहता है, नहीं, बस मैं और हत्या नहीं चाहता अब मेरे कारण मैं अपने परिवार को खो चुका हूँ। मेरे भाई भाभी सबको खो दिया मैंने, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ मेरे कारण अपना बेटा खो दे, क्योंकि मैं जियो से भी नहीं लड़ना चाहता। उसकी वजह जायज़ है, उसकी मेरे लिए नफ़रत जायज़ है। वो मुझसे नफ़रत करता है पर मैं नहीं करता। शायद अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो आज वो कर रहा है। वो क्यों ना मुझसे नाराज़ हो, क्यों ना नफ़रत करे। मेरी वजह से उसने अपना प्यार खोया है। वो शादी करना चाहता था यूसुन से, पर मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण उसके सारे सपने, सारे अरमान सब ख़त्म हो गए यूसुन के साथ। तो मैं उसका कुछ नहीं करना चाहता, मैं उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहता, पर मैं तुम्हें भी कुछ होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अभी ईरान कहता है, जो तुम कह रहे हो ना शैन भाई, ये सब कुछ गलत है। तुम बेवजह ही खुद को दोष दे रहे हो। तुम्हारी समय कोई गलती नहीं है, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है। वो जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था। जो तुमने किया वो बस सेल्फ डिफेंस था। अभी उसकी बात को काटते हुए शैन भाई कहता है, पर कारण तो मैं ही हूँ ना, मेरी परिवार की तबाही का, जियो की ज़िंदगी को ख़राब करने वाला मैं ही हूँ। और अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अभी शैन भाई, जो कि बालकनी से सट के खड़ा हुआ था, उसका फेस भी जो आसमान था उसकी तरफ था, वो अब यूनान के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यूनान, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। अभी जो यूनान होता है वो शर्मे के हाथों को पकड़ता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? अभी शर्मे यूनान के उन्हीं हाथों को पकड़ लेता है जिसने अभी उसको होल्ड किया था, उसी हाथों को पकड़ता है दोनों को और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हें तो गिल्ट से ही मर जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे खातिर चले जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझे कभी भी कुछ भी समझाओ तो उस वास्ते चले जाओ। अभी यूनान की आंखें तो पूरी भर गई होती हैं, लाइक वो शर्मे की हालत देख रहा होता है कि वो इंसान अंदर से कितना ज़्यादा दुखी है, कितना ज़्यादा गिल्ट में है, कितना मजबूर है वो इंसान जो आज उससे विनती कर रहा है कि वो उसकी लाइफ से चला जाए। अभी यूनान को तो बहुत रोना आ रहा होता है। वो फिर शर्मे को देखते हुए ही कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो शर्मे। शर्मे उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है, जानता हूँ। और फिर वो चला जाता है वहाँ से, मतलब जो शैमनी होता है वो वहाँ से चला जाता है। अभी यूलान बस जाते हुए देखता रहता है। अभी शैमनी तो वहाँ से चला जाता है, यूलान वहीं पे खड़ा रहता है और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं। अभी कई सारी चीज़ें उसके मन में चल रही होती हैं। अभी हमें यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो शैमनी होता है वो अभी जस्ट नींद से जागा हुआ होता है, क्योंकि उसे नींद लेट में आई थी, तो उसकी आँख भी थोड़ी लेट ही खुली थी। तो अब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। अभी तभी उसे अपने पास किसी की आहट सुनाई देती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो देखता है तो ये यूलान होता है, जो कि अभी एकदम ही रेडी हो रखा हुआ होता है। और जो शर्मी था वो जब कमरे से बाहर आया था तो उसने टाइम देखा ही था, ये यूलान के काम करने का टाइम नहीं था, लाइक उसके जो जॉब का टाइम था वो ये नहीं था, ये काफ़ी जल्दी था। अभी जो शर्मी होता है यूलान की तरफ देखता है, यूलान कहता है, गुड मॉर्निंग। अभी शर्मी उसके गुड मॉर्निंग का जवाब तो नहीं देता, बल्कि उससे ही प्रश्न पूछता है। वो कहता है, आज जल्दी जा रहे हो ऑफिस? अभी यूलान उसके बाद पे स्माइल करता है और कहता है, नहीं मैं ऑफिस नहीं जा रहा। तो शर्मी कहता है, कहाँ जा रहे हो फिर? वो कहता है, मैं इवान के घर जा रहा हूँ। इवान मेरा कलीग और मेरा दोस्त है ऑफिस में, बहुत ही अच्छा लड़का है। एक्चुअली मैंने उससे कल रात को कहा था कि मुझे एक जगह चाहिए रहने के लिए, तो उसने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा मेरे लिए एक नई जगह ढूंढने में, लेकिन जब तक मुझे कोई जगह मिल नहीं जाती मैं उसके घर में रह सकता हूँ, और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होती। तो मैंने उसे हाँ कर दी और मैंने अपना सामान भी सब पैक कर लिया है, पर अभी तो मैं उसके घर जा रहा हूँ और वहीं से हम ऑफिस चले जाएंगे। फिर मैं
हाफ डे लेकर यहाँ पर आऊँगा और अपना सामान लेकर चला जाऊँगा, ठीक है। अभी जब युलान ये सब बता रहा था शर्माई को, तो उसने अपना फेस जो था वो कॉरिडोर की तरफ करके रखा हुआ था। शर्माई की तरफ वो नहीं देख रहा था क्योंकि उसका गला भी भरा हुआ था और उसकी आंखें भी पूरी भरी हुई थी। अभी शर्माई उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम जा रहे हो? तो शर्माई को युलान बिना देखे कहता है, हाँ जा रहा हूँ। अब कोई मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करेगा तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ? अब मैं इतना बुरा इंसान भी तो नहीं हूँ। अभी शर्माई कहता है, नहीं युलान, तुम बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं हो। आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अभी युलान शर्माई की तरफ देखता है और अब वो सीरियस हो गया होता है। लाइक वो जैसे अभी स्माइल कर करके सब कुछ बता रहा था, अब वैसा नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल सही सीरियस खड़ा था। अभी वो शर्माई के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, डोंट बी सॉरी। किसी चीज़ के लिए भी तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, तो प्लीज़ गिल्ट फील करना बंद करो, ओके। अभी शर्माई तो युलान को देखे ही जा रहा होता है। अभी युलान कहता है, ओके मुझे जाना होगा, लेट हो रही है। अभी जो शर्माई होता है वो नोट करता है। युलान वहाँ से जाने लगता है। फिर वो शर्माई की तरफ पलट के देखता है और कहता है, वैसे शर्माई, जब मैं वापस आऊँगा अपना सामान लेने तब तुम ऑफिस जा चुके होगे। शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तो क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ, एक आखिरी बार? अभी शर्माई की तो पूरी आंखें भर गई होती हैं और युलान की आंखें भी भरी हुई होती हैं। अभी शर्माई अपनी भरी हुई आंखों से युलान को देखे जा रहा होता है, फिर अपनी पलकें झपकाता है, जिसका मतलब था कि हाँ वो उसे कर सकता है। अभी ये समझकर युलान जो उसका बैग था वो वहाँ पर रखता है, जो टेबल लगी थी वहाँ पर, जिसके ऊपर फ्लावर पॉट रखा था। बड़े घरों में लगा रहता है ना वैसे, कि कॉरिडोर के पास कहीं से गमले लगे होते हैं, फ्लावर पॉट लगे होते हैं। तो वैसे ही टेबल पे वो अपना बैग रखता है और भाग कर आता है शर्माई के पास और शर्माई को हक कर लेता है। शर्माई भी तुरंत से उसे बैग हक कर लेता है और दोनों की आंखें बिल्कुल से भरी हुई होती है, पर दोनों ही रोते नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं रो रहे होते हैं। दोनों की आंखों को इजाज़त नहीं थी कि उनके आंसू बाहर आए। अभी शर्माई जो होता है वो फिर से कहता है, मुझे माफ़ कर देना युलान, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मेरे पास एक यही तरीका था। युलान अभी शर्माई के सर को रब कर रहा होता है और कहता है, इट्स ओके, इट्स ओके, मैं तुम्हें किसी चीज़ का गुनहगार नहीं समझ रहा हूँ, ओके। अपना ख्याल रखना, ओके, अंकल का भी और केविन का भी। मैं जानता हूँ कि मुझे फ़ोन करना भी अलाउड नहीं होगा यहाँ पे, तो मुझे तो तुम लोग की कोई खैर खबर मिलेगी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। उनका ख्याल रखना, जो कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगे। मैं भी कैसे स्टूपिड सी बातें कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, ड्रिंक करना बंद कर देना और उस रास्ते पर कभी मत जाना, क्योंकि अगली बार पता नहीं तुम्हारा शिकार कौन हो जाए। अभी उसकी बात सुनकर शर्माई स्माइल करता है और युलान फिर उससे अलग होता है और कहता है, चलता हूँ शर्माई, फिर मिलेंगे अगर किस्मत रही तो। अभी जो शर्माई होता है वो फिर उधर आ जाता है जहाँ पर उसने अपना बैग रखा था, अपना बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। शर्माई तो बस उसे जाते हुए देखते रहता है। फिर शर्माई कहता है, युलान। युलान उसकी तरफ देखता नहीं और ऐसे ही बोलता है, शर्माई कहता है, अपना ख्याल रखना, ओके। अभी युलान शर्माई की तरफ देखता है, स्माइल करता है और फिर उसे बाय वाला वेव करता है और फिर ऐसे स्माइल वाला वो साइन बनाते हैं ना, वो बनाता है अपने थंब और फर्स्ट फिंगर से और फिर वहाँ से चला जाता है। लाइक वो कॉरिडोर से चला जाता है। अब वो सीढ़ियाँ उतर रहा था नीचे के फ्लोर पे जाने के लिए। तभी शर्माई को रियलाइज़ होता है कि वो युलान को ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकता था। युलान अभी भी शर्माई के घर में है, तो खतरा उस पर अभी भी है। अभी जो शर्माई होता है वो कॉरिडोर का जो रेलिंग थे वहीं से बोलता है, युलान। युलान जो सीढ़ियों पे होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ। अभी शर्माई कहता है, मुझे बस 2 मिनट देना, मैं तैयार होकर आया, तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं भी। अभी जो युलान होता है वो मना करने ही वाला होता है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि शर्माई ऐसे क्यों कह रहा है। तो वो शर्माई से कुछ कहता नहीं है, बस नोट करता है। अभी शर्माई
थोड़ी देर बाद अपना ड्रेस चेंज करके आता है और फिर वो और यूनान आकर कार में बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों ही वहाँ से ईवान के घर के लिए निकल जाते हैं। अभी फिर से ही कार में बिल्कुल सही शांति होती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। अभी यूलान और शानभाई दोनों ही ईवान के घर पे आ जाते हैं और ईवान जो था वो भी गार्डनिंग कर रहा था। वो यूलान को देखता है और शानभाई को भी देखता है। अभी वो तुरंत से ही दोनों के पास आता है। ईवान कहता है, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? तो शानभाई कहता है, आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से लेट हो गया था। अभी ईवान उसकी तरफ देखता है, तो जब यूलान देखता है कि ईवान शानभाई की तरफ देख रहा है तो वो कहता है, ओह ईवान, ये शानभाई हैं, मेरे दोस्त, मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने आए हैं। अभी ईवान शानभाई की तरफ देखता है और कहता है, हाय, आई एम ईवान। शानभाई कहता है, नाइस टू मीट यू। अभी ईवान कहता है, सेम हियर। फिर शानभाई कहता है, अच्छा यूलान, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अभी यूलान भी स्माइल करता है और ऑब्वियसली वो सैड वाली स्माइल थी और वो फिर कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। शानभाई उसके हाथ पर नोट करता है और तुरंत ही वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। यूलान उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है। तभी ईवान उसके सामने चुटकी भी जाता है, जिससे यूलान अपने सेंस में आता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है, व्हाट? तो ईवान कहता है, सीन क्या है बॉस? तो ईवान कहता है, नथिंग, चल अंदर चल, फिर तुझे रेडी भी होना है। तो ईवान कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर वो लोग वहाँ से अंदर चले जाते हैं ईवान के घर के। अभी यहाँ से सीन हमारा शानभाई के घर पे शिफ्ट होता है। हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि उठ गया होता है और नहा धोकर मस्त फ्रेश होकर वो अभी यूलान से मिलने उसके रूम में जा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये यूलान के ऑफिस जाने का टाइम था और यूलान आज पहले ही चला गया था और वो कल से यूलान से मिला नहीं था और अभी इन लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी ना, तो वो यूलान को काफ़ी मिस कर रहा था और अभी वो उसी के रूम में जा रहा होता है उससे मिलने, इस उम्मीद में कि वो उसे मिल जाएगा रूम में, पर ऐसा तो था नहीं। अभी वो यूलान के रूम में जाता है और यूलान का रूम खुला ही रहता था, तो वो अपने नन्हे हाथों से उसका गेट खोलता है उस कमरे का और कमरे में जाता है वो, तो देखता है कि यूलान ने अपना सारा सामान पैक करके रखा है। अभी वो ये चीज़ देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो दूसरे बच्चों से काफ़ी स्मार्ट है, तो सामान पैक होने का मतलब वो समझ गया था। अभी वो वहाँ पर ऐसे ही उस सामान को देख रहा होता है, फिर तुरंत से ही वो मिस्टर वेग के कमरे में जाता है और उनके बेड के पास आके उनके हाथों को हिला हिला के वो अंकल भाई को उठा देता है। अभी अंकल भाई उठते हैं और केविन को इतना परेशान देखकर, उसकी आंखों में आंसू देखकर अंकल भाई तो एकदम से ही घबरा जाते हैं। वो केविन के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, केविन बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अभी केविन उनका हाथ हटाता है और तुरंत से ही उस रूम से भाग जाता है। अभी अंकल उसे भागते देख वो भी उसके पीछे भी आ जाते हैं और जो केविन होता है वो यूलान के रूम के पास आके खड़ा हो जाता है। वे अंकल भी वहाँ आते हैं। अभी जो केविन होता है वो उनकी तरफ देखता है और फिर अपनी उंगलियों से उस सामान की तरफ इशारा करता है। अभी अंकल उस सामान को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यूलान यहाँ से जाने वाला है। वो एक सैड स्मेल करते हैं और तभी वहाँ पर शानभाई आ गया होता है, जो कि उन दोनों को यूलान के रूम के पास देखता है और वहीं पे आके वो भी खड़ा हो जाता है। अभी शानभाई कहता है, डैड। अभी उसकी आवाज़ सुनकर केविन और अंकल भाई दोनों उस तरफ देखते हैं। अभी अंकल भाई कहते हैं, शानभाई, जो तुम चाहते थे वो होने वाला है। अभी शानभाई एक सैड स्मेल करता है और कहता है, मेरे जाने ना जाने से क्या होता है डैड, पर मैं खुश हूँ कि फाइनली उसने यहाँ से जाने का निर्णय ले लिया, यही उसके लिए अच्छा था। अभी जो केविन होता है वो शानभाई की पैंट को पकड़ता है, तो शानभाई उसकी तरफ देखता है, फिर वो घुटने के बल पीछे के बैठ जाता है। अभी जो केविन होता है वो उसे उस सामान को दिखाता है। अभी शानभाई स्माइल करता है और कहता है, तो आपको बुरा लग रहा है कि यूलान अंकल जा रहे हैं? तो केविन हाँ में नोट करता है। अभी जो शानभाई होता है वो उसके गालों पर हाथ रखता है और कहता है, बेटा वो थोड़े दिन के काम के लिए ही आए थे यहाँ पे, आप काम ख़त्म हो गया है तो उन्हें जाना होगा ना।
है ना। अभी जो केवन होता है वो स्टिल ऐसे ही सैड सा फेस बनाया हुआ होता है और उदास होकर खड़ा हुआ होता है। उसकी आंखें अभी नीचे की तरफ होती हैं। अभी शैनरे उसे हक कर लेता है और कहता है, डोंट वरी बेटा, पापा है ना यहाँ पे और दादू भी हैं, और हम लोग पहले भी तो ऐसे रहते थे ना, तो अब क्या हुआ, अब इतना क्यों दुखी हो रहा तू? मेरे अच्छे बच्चे हो ना तुम। चलो हम दोनों फादर और सन आज मिल के खूब सारे वीडियो गेम्स खेलेंगे। शैनरे केवन को गोद में उठाता है और उसको नीचे लेके आने लग जाता है। अभी अंकल तो शैनरे को देख रहे होते जाते हुए और हमें कहते हैं, शैनरे ये सब बातें जो तुमने अभी कही, तुम केवन को कह रहे थे या खुद को? हे भगवान, क्या लिखा है आपने मेरे बच्चे के भाग्य में? कब तक वो ऐसे ही सफ़र करता रहेगा और कब तक उसे इस तरह से घुट घुट के जीना होगा? वो पहले से ही अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान है, ज़रा सी खुशी आई उसकी लाइफ में और वो भी छीन ली। प्लीज़ भगवान, मेरे बेटे को उसकी खुशियाँ लौटा दो। मैं अपने बेबी बच्चों को तो खो चुका हूँ, अब बस यही बेटा मेरे पास है, इसे मैं इस तरह से नहीं देख सकता हूँ भगवान। अभी यहाँ से हमारा सीन शूट होता है। हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के लिविंग रूम में बैठा हुआ होता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी वो था जो कि शैनरे और यूलान पे नज़र रख रहा था दूर से, और वो ये बता देता है कि जो यूलान है वो अभी भी शैनरे के घर पे ही है और वो साथ में ही वहाँ से निकले थे और शैनरे ने उसे उसके दोस्त के घर पे छोड़ा है अभी जाके यूलान को। अभी जियो अपनी टेबल की तरफ ही देख रहा होता है। उसके हाथ में एक पेन होता है। वो उसे चलाते हुए ही बोलता है, तो यूलान को मेरी बात समझ में नहीं आई। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो शैनरे की लाइफ से जाने को तैयार नहीं। ओके ओके, लगता है अब मुझे मजबूरन वो कदम उठाना होगा जो कि मैं नहीं उठाना चाहता था, पर अब मैं क्या करूं? तुमने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा यूलान। अभी वो स्माइल करता है और फिर जो उसका असिस्टेंट होता है वो उसे बुलाता है। वो इंसान आता है और कहता है, जी सर, आपने बुलाया? तो जियो अभी भी टेबल की तरफ देखते हुए उस पेन को हिलाते हुए बोलता है, यूलान के फेयरवेल का टाइम आ गया है और इस काम को अंजाम तुम और तुम्हारे आदमी देंगे। वो इंसान नोट करता है और कहता है, जी सर। फिर जियो कहता है, और ध्यान रहे यूलान के अलावा वहाँ किसी का खून नहीं बहना चाहिए। अंकल, केविन, वहाँ जितने भी गार्ड्स हैं वो और सर्वेंट्स, उनमें से किसी एक का भी अगर बाल भी बांका हुआ, उन्हें खरोच भी आए, तो तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मैं खुद जिंदा दफना दूंगा। ओके, नाउ लीव। अभी वो इंसान उसे ग्रीट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अभी जो उसका असिस्टेंट होता है वो और उसके आदमी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में खूब सारे लोग बैठकर शैनरे के घर की तरफ निकलते हैं। शैनरे अभी ऑफिस में होता है और यूनान भी अपने ऑफिस में ही था। घर में अंकल वही और केविन ही थे और बाकी उनके सर्वेंट्स और गार्ड्स थे। अभी वो लोग वहाँ पे जाते हैं और जितने भी लोग थे वो सब एक साथ कार से निकलते हैं, और जो गार्ड्स थे वो सब लोग इतने लोग को अलर्ट हो जाते हैं देखकर, लेकिन वो लोग कुछ करते उससे पहले ही वो जो लोग थे वो अपने कोट की जेब से छोटे छोटे पेपर स्प्रे निकालते हैं और उन सभी पर डालने लग जाते हैं। अब पेपर स्प्रे कितना आँखों को करवाता है वो तो सबको ही पता है। अब सबकी आँखों को वो बहुत जला रहा होता है, सबकी आँखें बहुत जल रही होती है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो सभी लोग उन लोगों को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने लग जाते हैं। वहाँ पर वो सभी को बेहोश कर देते हैं और फिर उन सभी को घर का जो आंगन था, आंगन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो वो लोग जो मेन गेट था वहाँ के पास वाली जगह पे उन सभी लोग को डाल देते हैं। अभी यहाँ का काम ख़त्म करके जो का असिस्टेंट था वो और उसके साथ ही अंदर की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो जो नौकर हैं वहाँ के वो उनको भी फिलहाल अपने रास्ते से हटा सकें। अब वो अंदर की तरफ जाते हैं और यही सेम चीज़ वो वहाँ पे भी दोहराते हैं और वहाँ के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं उनको भी बाहर ले आते हैं और वहीं पे उन सबको लिटा देते हैं जहाँ पर उन्होंने जो गार्ड्स लोग थे उन्हें लिटाला था।
अभी इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन अंकल भाई और केविन को इस चीज़ की कोई भनक नहीं थी, क्योंकि वो लोग श्याम भाई के रूम में कार्टून देख रहे थे। अब केविन का माइंड कैसे ना कैसे करके तो डाइवर्ट करना ही था ना, तो वो लोग वहाँ पर कार्टून देख रहे थे, और जो अंकल थे उन्होंने आवाज़ थोड़ा तेज़ करके रखी हुई थी, तो उन्हें पता ही नहीं चला था, ना ही केविन को पता चला था कि नीचे हो क्या रहा है। अभी जो जो असिस्टेंट था वो और वो सभी लोग नीचे का जो फ्लोर था वहाँ पर अंकल भाई और केविन को ढूंढने लग जाते हैं, ताकि उन्हें वो यहाँ इस घर से बाहर निकाल सके। अभी जियो का असिस्टेंट कहता है यहाँ कोई नहीं है। ऊपर वाले फ्लोर पे चेक करते हैं, एंड गाइस मैं तुम लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा भी समझा रहा हूँ, अंकल भाई और केविन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम सबकी खबरें बन जाएंगी। समझ में आया? तो उनमें से एक आदमी होता है, वो नोट करता है और बाकी सब भी नोट करते हैं। फिर वो सब सेकंड फ्लोर की तरफ जाते हैं, और ऑब्वियसली टीवी के पास तेज़ थी, तो उन्हें पता ही था कि अंकल भाई और केविन कौन से रूम में हो सकते हैं। अभी वो लोग उस रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और तब अंकल भाई को कई सारे लोगों के चलने की आवाज़ आती है। अभी केविन भी ये बात सुनता है। केविन अंकल भाई की तरफ देखता है। अंकल यहाँ से उठते हैं गेट की तरफ, लेकिन तब तक वो लोग गेट को खोल देते हैं। अभी अंकल इतने सारे लोग को देख के घबरा जाते हैं और कहते हैं कौन हो तुम लोग? अभी ये जो जियो का असिस्टेंट होता है वो अंकल को देखता है, और अंकल उसे देखते हैं और अंकल उससे पहचान जाते हैं। अंकल कहते हैं तुम तो जियो के असिस्टेंट हो ना? तभी वो लड़का कहता है जी सर, देखिए हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, प्लीज़ आप हमसे डरिए मत, हम बस आपको यहाँ से निकालने आए हैं। अभी अंकल कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? अभी वो लड़का कुछ कहता नहीं है, और जो उसके पास आदमी खड़े थे उनसे कहता है गो अहेड। अभी वो लोग उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं और अंकल को और उस लड़के को कैप्चर कर लेते हैं, लाइक केविन को कैप्चर कर लेते हैं। अभी अंकल बहुत ही अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, उस बच्चे को छोड़ दो प्लीज़, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत करना प्लीज़। अभी वो असिस्टेंट कहता है हम आप दोनों को ही कुछ नहीं करने वाले हैं सर, बस आपको यहाँ से निकालने आए हैं। अंकल उसके आप पे ध्यान ना देते हुए अपने हाथ पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और केविन भी ऐसे ही कर रहा होता है। अभी जो असिस्टेंट होता है वो अपने एक आदमी की तरफ देखता है, वो नोट करता है, और फिर वो इंसान अंकल को क्लोरोफॉर्म लगा के बेहोश कर देता है, और ऐसे ही चीज़ केविन के साथ की जाती है। उन लोगों को भी उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दोनों को वहाँ पर लाई एक कार में दोनों को लिटा दिया जाता है आराम से, और फिर उस कार को बंद कर दिया जाता है। अभी जब यहाँ पे सब सेट हो जाता है तो उन गुंडों में से एक आदमी इलान को कॉल करता है। इलान अभी अपने ऑफिस में होता है, उसका फ़ोन बजता है, तो वो ऑब्वियसली इग्नोर करता है, क्योंकि वो देखता है कि नंबर उसकी जान पहचान का नहीं है, तो इग्नोर करता है। अभी वो बार बार बजे जा रहा होता है, तो उसकी जो डेस्क थी उसके बगल में एक ईवान की डेस्क थी, तो ईवान भी इस चीज़ सुन रहा होता है कि मतलब बार बार कॉल बज रहा है। तो ईवान इलान से कहता है हे इलान, फ़ोन क्यों उठा रहे हो, उठा लो ना। तो जो इलान होता है वो कहता है यार अनजाना कॉल है, आप काम के बीच में ऐसे किसी के भी कॉल को उठा के एंटरटेन तो नहीं कर सकता ना उसको। तो ईवान कहता है यार एक बार उठा तो लो, हो सकता है कि शायद तुम्हारा कोई जानने वाला ही कॉल कर रहा हो किसी और के नंबर से। तो इलान थोड़ा सोचता है, फिर वो कॉल पिक कर लेता है और कहता है हेलो, कौन बोल रहा है? अभी दूसरे साइड से वही गुंडा बोलता है इलान बेटा, मैं तुम्हारा नेबर बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारे लैंडलॉर्ड और उनका पोता वहीं पे फंस गया है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, हमने फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दिया है, शानवी बेटे का फ़ोन लग नहीं रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अभी यूलान ये सुनकर एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। यूलान कहता है मैं भी आ रहा हूँ अंकल, और ये कहकर वो फ़ोन काटता है और तुरंत ही अपने डेस्क से उठता है, अपना फ़ोन लेता है और वहाँ से निकलने लग जाता है। तभी ईमान कहता है क्या हुआ, ऐसे घबराए हुए क्यों हो? तो जो यूलान होता है वो कहता है घर पे आग लग गई है, मैं बस वही जा रहा हूँ। अभी ईमान कहता है मैं भी साथ चलता हूँ। तो जो यूलान होता है वो कहता है नहीं तुम यहीं रुको, कोई ज़रूरत होगी तो बुला लूँगा, अभी यहीं रुको। और ये बोलकर वो तुरंत से ही वहाँ से चला जाता है। अब यूलान उस कमरे के गेट से बाहर जाता है, और वहाँ पर जो लिफ्ट थी, लिफ्ट के पास पहुँचा ही होता है, तभी ईवान जो था वो भागते हुए उसके पास आता है और कहता है हे यूलान, ये लो मेरी कार की चाबी, इससे जल्दी पहुँच जाओगे, जाओ। अब यूलान उसकी चाबी लेता है और तब लिफ्ट भी आ जाती है, तो वो फिर वहाँ से चला जाता है। अभी वो अपने घर आ जाता है, और वहाँ पर वो देखता है कि लाइक आग तो छोड़ो, वहाँ तो हल्का हल्का धुआं भी नहीं आ रहा था। वो अपने घर के आसपास की जगह को देखने लग जाता है,
तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पर बिल्कुल ही ज़्यादा शांति थी। लाइक वहाँ पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा था, ना गाड़ियाँ थी, सब घरों में ताले लगे हुए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अभी वो फिर घर के अंदर एंट्री लेता है, लाइक जो उसका मेन गेट था वहाँ से एंट्री लेता है और देखता है कि सारे गार्ड, सारे सर्वेंट्स वहीं पर पीछे पड़े हुए हैं। अभी जब वो उनको देखता है ना, तब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। अभी वो तुरंत से ही जो घर था, घर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे अंकल की और क्या उनकी चिंता हो रही होती है। तभी पीछे से आकर कोई उसके सर पे डंडा मारता है। अभी इलान का तो पूरा सर ही घूम जाता है। वो पूरा कुछ देख ही नहीं पा रहा, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है। फिर वो थोड़ा खुद को संभालता है और पलट के देखता है, तो वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं। वो वही गुंडे थे जो अभी जो वहाँ पर गार्डन बना था, वहाँ के पेड़ के पीछे छुप गए थे। और अभी उनमें से जो जियो का असिस्टेंट था वो भी था। अभी उसको इलान ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जियो का ही कोई ख़ास आदमी है, क्योंकि उसने जियो के साथ उसे देखा था जब वो लोग पार्टी में थे तब भी, और जब जियो उसे अपने घर लेकर आया था तब भी। तो वो जानता था कि उसी का ही आदमी है। अभी इलान सभी लोग को देख रहा होता है और वो सभी इलान को देख रहे होते हैं। तो जो जियो का असिस्टेंट था वो कहता है उन लोगों को देखकर, क्या उसको निहारने के लिए पैसे दिए मैंने तुम लोग को? किल हिम। अभी वो लोग ये सुनकर इलान पे अटैक कर देते हैं और इलान भी उन लोगों से लड़ रहा होता है। पर इलान ऑब्वियसली उसके सर पे लगी भी थी चोट और वो अकेला था। वो उन सबसे लड़ने की बहुत कोशिश कर रहा होता है और लड़ भी रहा होता है, पर वो सब लोग उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। अभी वो लोग इलान को बहुत ज़्यादा मारते हैं और फिर वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उनमें से एक आदमी इलान के पास एक पैनी सी नाइफ लेकर आ रहा होता है। अभी इलान खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी सारी मेहनत असफल हो रही होती है। अभी वो इंसान इलान के पास आता है और उसको स्टैब कर देता है उस नाइफ से। वो 3-4 बार उसे स्टैब कर देता है और फिर वो लोग इलान को छोड़ देते हैं। इलान ज़मीन पे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसका जो असिस्टेंट होता है जियो का, वो कहता है अब इसे घर के अंदर डाल दो, ऊपर वाले फ्लोर पे, किसी भी कमरे में। अभी उनमें से एक गुंडा जो होता है वो उस असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, इसे कमरे में क्यों लेके जाना है? वो लड़का कहता है, जितना कहा है उतना करो। अभी वो लड़का नोट करता है और फिर उन्होंने इलान को उठाकर वहाँ के जो वो घर था, उस घर के सेकंड फ्लोर में इलान का जो रूम था वो उसे वहीं पर ही जाकर छोड़ देते हैं। और लोगों की नज़र इलान के पैक सामान पे भी पड़ती है, पर उन्होंने तो ध्यान नहीं देते। ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता कि ये इलान का रूम है और उनका इन सब से कोई लेना देना भी नहीं था। तो वो लोग वहाँ से चले आते हैं। अभी वो सभी लोग नीचे आ जाते हैं वहीं आंगन पे। तब जियो का असिस्टेंट कहता है, अब इस घर को आग लगा दो। अभी जो वो लोग होते हैं वो नोट करते हैं और वो लोग लिटरली पूरे घर को आग लगा देते हैं। और ये आइडिया आग लगाने वाला भी जियो का ही था, क्योंकि वो चाहता था कि जब शहर में यहाँ पे आए तो वो वही सब चीज़ें दोबारा से फील कर पाए जो उसने तब फील की थी जब उसके दोनों भाई और उसकी भाभी की डेथ हुई थी यहाँ पर। वो यही चाहता था, इसीलिए उसने इस घर को आग लगाने का हुक्म दिया था उन लोगों को। अभी वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं, चले सर यहाँ से। तो जो जियो का असिस्टेंट होता है वो कार की तरफ देखता है और कहता है, ये कार के शीशे खोल दो, इन लोगों को अभी होश नहीं आएगा, और जब तक होश आएगा तब तक शर्मा यहाँ पे आ चुका होगा, वो इन्हें बाहर निकाल ही लेगा। चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो वो सब नोट करते हैं और वो लोग उस कार के शीशे को खोल देते हैं और फिर वहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। अभी वहाँ से निकलने के बाद जियो का असिस्टेंट जियो को कॉल करके बता देता है कि काम हो गया है। अभी जियो इस बात का कोई भी रिप्लाई ना देते हुए फ़ोन को रख देता है। अभी उसका फेस ना एकदम से ही सीरियस हो रखा हुआ होता है। वो खुद में ही कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था इरफान, मेरी चाहत कभी ऐसी नहीं थी कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, पर मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हें शर्मे का अतीत बताया था, उसके बाद भी तुमने उसके साथ रहकर मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी। I'm sorry इरफान, मैं सच में तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता था, पर शानवे को मैं किसी को होने नहीं दूंगा और कोई भी शानवे का नहीं हो सकता। अगर मेरा प्यार मुकम्मल नहीं हुआ तो शानवे का प्यार भी काफ़ी मुकम्मल नहीं होगा।
कभी मुकम्मल नहीं होगा। अभी जियो साइको की तरह हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और शानवी को कॉल करता है उसके हिसाब से इस गुड न्यूज़ को शेयर करने के लिए। अभी हमें शानवी को दिखाया जाता है जो कि बोर्ड मीटिंग में होता है और उसका फ़ोन ना अभी साइलेंट पे लगा हुआ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे कॉल वॉल उठाना अच्छा नहीं होता, सब मीटिंग ही कर रहे होते हैं, तो सबके फ़ोन वहाँ पे साइलेंट पे थे, शानवी का फ़ोन भी साइलेंट पे था। अभी जियो बार बार कॉल किए ही जा रहा होता है और शानवी कॉल उठा नहीं रहा होता है बिकॉज ऑब्वियसली साइलेंट पे था फ़ोन। अभी उसकी मीटिंग जो होती है, बोर्ड मीटिंग, वो हो जाती है, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। शानवी वहीं पे होता है, वो वहीं चेयर पे ऐसे बैठा हुआ होता है, फिर अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखता है, उस पे अपना सर रख लेता है। वो मेंटली अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्टेड था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में था, पर ऑफ़िस नहीं आता तो घर में तो वैसे भी वो सैड ही रहता, तो इसलिए वो ऑफ़िस चला आया था। वरना जैसे उसकी मेंटल स्टेट थी अभी, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो ये बोर्ड मीटिंग अटेंड करे, पर ऑब्वियसली ये मीटिंग उसने ही रखवाई थी, तो उसे अटेंड तो करनी ही थी। अभी शानवी ऐसे ही बैठा हुआ होता है, फिर उसे ख्याल आता है कि वो एक बार घर पे कॉल करके पूछ ले अंकल से कि केविन कैसा है, क्योंकि केविन का मूड आज सुबह से ठीक नहीं था यूनान के जाने से, तो कॉल करने का सोचता है। अभी वो अपना फ़ोन उठाता है तो उसमें देखता है कि यूनान के कई सारे कॉल्स और जियो के कई सारे कॉल्स पड़े हुए थे, लाइक मिस कॉल्स पड़े हुए थे। यूनान ने भी उसे कॉल किए थे, क्योंकि वो भी रास्ते में जब आ रहा था तो उसे तो यही लग रहा था ना कि घर में आग लग गई, तो वो शर्मा को कॉल करने का ट्राई कर रहा था, पर उसका कॉल लग नहीं रहा था। अभी जियो के भी कॉल्स पड़े थे वहाँ पे। अब शानवी का तो दिमाग ही घूम जाता है। शानवी मन में ही कहता है, यूनान और जियो के इतने मिस कॉल्स, हो क्या रहा है ये। अभी वो यूनान को कॉल करने ही वाला होता है, तभी जियो को कॉल आ जाता है और इस बार वो उसका फ़ोन उठा लेता है, क्योंकि जियो का कॉल उसके पास आना उसके लिए एक अपशगुन की तरह था। उसका मन अभी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो उसका कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो जियो। अभी वो इतना ही कहता है, उससे पहले ही जियो कहता है, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया। हाँ, मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए कॉल किया है कि तुम्हारा जो यूलान है ना। अभी यूलान का नाम सुन के शानवी एकदम से अलर्ट हो जाता है। वो कहता है, यूलान? यूलान क्या क्या किया तुमने उसके साथ? तो जियो कहता है, अरे अब इतने नासमझ भी ना बनो, तुम्हें पता है मैंने उसके साथ क्या किया होगा। वो तुम्हें छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं था ना। मैंने उससे कहा कि तुम्हें छोड़ के चला जाए, तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाए, पर देखो आज भी तुम्हारे साथ ही था, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैंने तुम्हें बस इतना बताने के लिए कॉल किया है कि वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जाओ उसके आखिरी दर्शन कर लो। और हाँ, थोड़ा जल्दी जाना, क्या पता जब तक तुम पहुँचो वो इस दुनिया में रहे ना रहे। अभी ये सब सुन के शानवी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है, उसके हाथ पर बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहे हुए होते हैं। अभी जियो कहता है, और हाँ, तुम्हें ना उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे घर में ही मिलेगा तुम्हें। और हाँ, अंकल और केविन की चिंता मत करना, वो सेफ़ हैं, तुम्हारे घर के पास गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर हैं वो लोग और वो सेफ़ है, उनकी चिंता मत करना। चिंता तुम बस यूलान की करना और जाओ, कहीं बहुत देर ना हो जाए शानवी। अभी शानवी उसका कॉल तुरंत से काटता है और वहाँ से निकलता है अपने घर के लिए। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है, उसकी आँखों से पूरा आँसू से निकल रहे होते हैं। उसे वही दिन याद आ रहा होता है जब येसुन की डेथ हुई थी और उसकी डेथ के बाद उसे कॉल आया था कि मतलब आपकी फैमिली वहाँ पे खतरे में है। जब उस आदमी ने उसे कॉल किया था तो वो अपने घर जाने वाला था, तब वो जो फ़ील कर रहा था सेम वैसी फीलिंग उसे अभी आ रही थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं उसकी फैमिली की तरह यूनान को भी कुछ ना हो जाए उसके कारण। वो अभी अपने घर आ जाता है और देखता है कि पूरा घर आग में जला हुआ है, पूरे घर में आग लगी हुई है। अभी तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वो पलट कर देखता है तो अंकल जो होते हैं उन्हें होश आ गया होता है। वो कार का जो शीशा था वो तो खुला ही था, तो उससे वो बाहर से लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे। अभी शानवी अंकल को दिखता है और तुरंत से ही वहाँ पे जाता है और उनकी गाड़ी को, लाइक जिस गाड़ी में वो थे उस गाड़ी को अनलॉक करता है और अंकल को बाहर निकालता है। और फिर वो देखता है कि केविन है जो वो वहाँ पे अभी भी बेहोश पड़ा है। उसे हालाँकि बहुत मात्रा में क्लोरोफॉर्म नहीं दिया गया था क्योंकि बच्चों को नुकसान करता, लेकिन स्टिल वो बेहोश ही था। अभी अंकल जो होते हैं वो अपने घर की तरफ देखते हैं। ऑब्वियसली वो काफ़ी शॉक्ड और दुखी हो गए थे। अभी शानवी उनसे कहता है, पापा आप यहीं रहिए, ठीक है? यूनान अंदर है, मुझे उसके पास जाना है।
अभी अंकल तो एकदम के शॉक हो जाते हैं। अंकल कहते हैं युलान वो अंदर है? तो शैनवे कहता है हाँ पापा, आप प्लीज़ यहाँ रहिए केविन के साथ, मैं अंदर जा रहा हूँ युलान के पास। वही कहकर वो अंदर की तरफ भागता है। अभी तभी वहाँ पे जियो आ जाता है और वो अपनी कार से निकलता है और देखता है कि शैनवे अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, पर वो पूरा घर ना इतना जल चुका था कि शैनवे अंदर जा नहीं पा रहा था। अभी शैनवे वहाँ पर जो गेट था उसे किसी तरह से तोड़ता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। अभी जो अंकल भाई होते हैं वो जियो को देखते हैं, उसके पास जाते हैं और उसे तेज़ तमाचा मारते हैं। अभी जियो कुछ नहीं बोलता है, उसने अपनी नज़रें एकदम ही नीचे करके रखी हुई होती हैं। अंकल भाई उसके कॉलर पे करते हैं और कहते हैं क्यों जियो, क्यों 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 तुमने ऐसा, हाँ इतनी नफरत, इतनी नफरत है तुम्हें कि तुमने किसी की जान लेने से पहले भी एक बार सोचा नहीं? युलान से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने तो शैनवे को अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि युजुन के जाने का सिर्फ तुम्हें ही दुख है? सिर्फ तुम्हारा ही था ना वो? हमारा तो कुछ नहीं लगता था। उसका शैनवे से और हमसे कोई लेना देना नहीं था, है ना? सिर्फ तुम्हें बहुत बड़ा दुख पहुंचा है उसकी मौत से। सिर्फ तुम ही उसके अपने थे। 2 साल का रिलेशनशिप था ना तुम दोनों का? हाँ, उस रिश्ते, उस प्यार के नाते तुमने ये सब किया ना? हाँ, शैनवे का युजुन से 26 साल का रिश्ता था। तुम्हें क्या लगता है उसे दुख नहीं हुआ होगा? वो उसका ट्विन ब्रदर था, भाई दोस्त सब था उसके लिए। बस तुम्हें ही दुख हुआ ना? उसकी मौत का जिम्मेदार मान लिया तुमने मेरे बेटे को। एक्चुअली तुम्हारे हिसाब से उसे वहाँ पे मर जाना चाहिए था। वो इंसान जो उसे हॉकी स्टिक से मारने आया था, उसके लिए उसे सेल्फ डिफेंस नहीं करना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। और एक्चुअली में ना तुम सही हो, उसे वहाँ पे मर जाना चाहिए था। कम से कम मेरे बेटे की ये हालत तो नहीं होती। क्या जानते हो तुम शैनवे के बारे में? तुम्हें पता है उन हादसों का उस पर कितना गहरा असर पड़ा है? उस बेचारे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आज तक अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। उस गिल्ट से बाहर नहीं आया मेरा बेटा। तुमने तो मेरे बेटे को ऐसे दोषी ठहरा दिया जैसे उसने ही उनकी जान ली हो। तुम्हें पता है कि खुद को अपनी फैमिली के मरने का जिम्मेदार मानते हुए उस गिल्ट के साथ रहना, उस गिल्ट के साथ जीना कैसा होता है? पता तुम्हें? नहीं पता होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को देखा है। इन 3 सालों में मुश्किल से कभी वो खुल के ऐसा होगा। जीना भूल गया था मेरा बेटा। फिर उसकी लाइफ में युलान आया, जिसके आने के बाद वो खुश रहने लगा था। मैंने देखा उसके अंदर आया हुआ चेंज को। वो उसके साथ खुश था, भले ही वो कभी कुछ बताए ना, पर मैं देखता था। उसके आने से मेरे बेटे की लाइफ में एक उम्मीद आई थी जिंदा होने की वापस से। पर उस उम्मीद को भी तुम्हारे कारण वो खुद से दूर रख रहा था। तुम्हारे उसे सब सच बताने के बाद भी युलान यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन शैनवे ने किसी तरह से उसे मनाया और युलान आज यहाँ से जाने वाला था। अभी ये चीज़ सुनकर जियो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। अभी अंकल उसकी तरफ देखते हैं, जो कि हैरानी से अंकल की तरफ देख रहा होता है। अंकल कहते हैं क्या हुआ? हाँ, मुझे से क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे अंदर इतना अंधेरा भरा हुआ है, इतने कमज़ोर माइंडसेट के इंसान हो तुम, इतने घटिया इंसान हो तुम, तो मैं तुम्हारे और येजुन के रिश्ते को कभी अनुमति नहीं देता। येजुन भी तुम्हें जब देखता होगा ना अब, तो उसे भी तुमसे घृणा होती होगी, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करता है ना, उससे कई ज़्यादा गुना प्यार वो अपनी फैमिली से करता है। वो तुमसे नफ़रत करता होगा, जैसे कि आज मुझे तुमसे नफ़रत हो रही है। मुझे मेरे मरे हुए बेटे येजुन की कसम है, अगर आज युलान को कुछ हो गया तो इसी आग में आज मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा जियो, चाहे फिर कुछ हो जाए। अगर युलान यहाँ से जिंदा वापस नहीं निकला तो तुम्हें भी मैं जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा, याद रखना तुम। अभी अंकल भाई उस घर की तरफ देखते हैं और वो भी अंदर जाना चाहते थे युलान को ढूंढने के लिए, पर अब उन्हें जियो पे ज़रा भी विश्वास नहीं था और वो केविन को वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहते थे उसके साथ। तो अंकल नहीं जा रहे थे अंदर। अभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। शैनवे नीचे के सभी जगह पे युलान को ढूंढ रहा होता है और वो वहाँ पे नहीं मिलता तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। अभी वहाँ बहुत आग हो रखी हुई होती है और बहुत धुआं होता है, इसलिए उससे सामने ठीक से कुछ दिख नहीं रहा होता है। अभी वो एकदम से युलान का नाम चिल्लाता है। वो कहता है युलान,
युलान कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बट ऑब्वियसली उसे कोई रिप्लाई नहीं आता है। अभी वो जो ऊपर वाला फ्लोर था, वहाँ जो कॉरिडोर का एरिया था पूरा, वहाँ पर देख रहा होता है, पर वहाँ तो युलान कहीं दिखता नहीं। तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो वहाँ के रूम है, वो सभी रूम जो है वो खुले हुए थे, पर युलान का जो रूम था वहाँ पर कुंडी लगी हुई थी। अभी वो ये चीज़ देखता है और ये चीज़ काफ़ी वियर्ड लगती है उसे। वो तुरंत से ही वहाँ पे जाता है और उस कुंडी को खोलता है, और कुंडी खोलते ही वहाँ पर आग का जो लहर थी वो शर्मा की तरफ आती है। शर्मा पीछे हट जाता है। फिर शर्मा किसी तरह से बचकर उस आग से कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है युलान वहाँ पर जो कारपेट थी वहाँ पर पड़ा हुआ था, और वो कारपेट पूरी तरह से खून में भीगी हुई थी। ऑब्वियसली उसे बार-बार स्टैब किया गया था, तो खून भी ज़्यादा बह रहा था। अभी शर्मा युलान को देख रहा होता है, उसकी आँखें पूरी भर गई होती हैं। फिर वो घुटनों के बल ऐसे सीधे गिरता है युलान के पास। वो धीरे-धीरे अपने काँपते हुए हाथों को युलान के फेस की तरफ बढ़ाता है, उसके गालों को टच करता है और एकदम से ही रुआँसी आवाज़ में कहता है, युलान, युलान, आँखें खोलो, आँखें खोलो, प्लीज़। युलान, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। प्लीज़ आँखें खोलो, प्लीज़ आँखें खोलो। युलान, मैं चाहता ज़रूर था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, पर ऐसे नहीं। प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दिस, प्लीज़। शर्मा अब युलान के गालों पे बार-बार स्नैप कर रहा होता है, पर उसे होश नहीं आ रहा होता है। अभी शर्मा को तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो फिर काफ़ी डरते हुए युलान की जो नब्ज़ होती है वो चेक करता है, तो नब्ज़ उसकी चल रही थी, पर धीमे-धीमे चल रही थी। अभी शर्मा वहाँ से उठता है और बेड पे रखा हुआ जो ब्लैंकेट था वो शर्मा को उसमें पूरा कवर करता है। फिर उसे लिफ्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल था उस कमरे से, क्योंकि पूरा आग फैल रखी थी, पर वो फिर भी वहाँ से निकल जाता है। हालाँकि उसके कपड़ों में आग लग गई थी, लाइक उसके कोट का जो आस्तीन वाला हिस्सा था ना, जो हाथ को कवर करता है, वो वाले में आग लग गई थी, पर वो स्टिल उसको कैरी करके वहाँ से लेके आ रहा होता है। अभी जो आग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पूरे घर में, और शर्मा को तो ऑब्वियसली उसके कपड़े में आग लगी थी, तो जलन हो रही थी, बट स्टिल वो किसी तरह से युलान को वहाँ से बाहर ले ही आता है। अभी अंकल और जियो दोनों ही उसे वहाँ से आते हुए देखते हैं। जियो अभी शर्मा को देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि युलान को लेके वो कितना ज़्यादा वरिड है। अभी जियो तो बस ये सब देखे ही जा रहा था। उसे अब जाके रियलाइज़ हो रहा होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो काफ़ी गलत था। उसे अंकल की बातें जो थी अब समझ में आ रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि अगर शर्मा की जगह वो वहाँ पे होता, तो वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में वैसा ही करता जैसे शर्मा ने किया। उसकी गलती नहीं थी। उसने बेवजह ही इतने साल उससे नफ़रत करने में बिता दिए। बिना वजह उसे उस चीज़ का गुनहगार समझता रहा, जिसका गुनहगार वो था ही नहीं। उसे हमेशा यही लगता था कि ये जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ, वो शर्मा की गलती है, जबकि ऐसा नहीं था। अभी उसे युलान के लिए भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है। युलान भी इन सब में बेवजह ही पिस गया, जिसका इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। जियो को अभी खुद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी शर्मा जो उसकी कार थी उसकी तरफ जाता है, अंकल उसके पीछे आते हैं और कहते हैं, शन, युलान। अब वो इतने पूछते हैं, तभी शर्मा कहता है, हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ पापा, आप केवन को लेकर वहीं आइए। अभी शर्मा जो ड्राइविंग सीट थी उसका जो दरवाज़ा था वो खोलने वाला था, तभी अंकल भाई कहते हैं, शर्मा। तो शर्मा उनकी तरफ देखता है, कहता है, क्या? तभी वो कहते हैं, अपने हाथ में तो देखो। तब वो अपनी आस्तीनों को देखता है जिसमें पूरे से आग निकल रही होती है। वो तुरंत से वो शर्ट जो थी, मतलब उसका कोट, वो कोट उतारता है, वहीं पे फेंक देता है, और फिर जो ड्राइविंग सीट थी वहाँ पे बैठ जाता है। अभी उसके हाथ पे भी काफ़ी ज़ख्म हो गए होते हैं, पर वो अभी इन सबको माइंड नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। अभी अंकल जो होते हैं वो जियो की तरफ देखते हैं गुस्से में। फिर वो केवन को उस गाड़ी से निकालते हैं, और जो उनकी अपनी दूसरी गाड़ी थी उसको फिर वो ड्राइव करके हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। अभी जियो तो वहीं पे खड़ा होता है और उस घर को देख रहा होता है, और अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ थी
उन्हें याद कर रहा होता है यूजुन के साथ वाली, और फिर उसने जो कुछ भी किया, जैसा बिहेव उसने शैमली के साथ किया, वो सब कुछ याद कर रहा होता है। अभी वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। रोते-रोते वहीं पे वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर वो कहता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी यूजुन। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के तो क्या, तुम्हारी नफ़रत की भी लायक नहीं हूँ। मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ। तुम्हारे भाई के साथ मैंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया, और इस बदले की भावना में मैंने उस बेचारे इमरान को भी घसीट लिया। वो बेचारा मरने के कगार पे है मेरी वजह से। मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ। अभी वो ऐसे ही रोए जा रहा होता है, और फिलहाल यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। अभी यूलान जो था उसको एडमिट कर लिया गया था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और जो शर्मी था वो अंकल वही वहाँ पर खड़े थे, और जो केविन था वो बैठा हुआ था, उसे होश आ गया था। अभी डॉक्टर उस ऑपरेशन थिएटर वाले रूम से बाहर आते हैं, और उनके साथ नर्स भी होती है। वो नर्स से कहते हैं, सिस्टर पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत हो चुका है, वी नीड ए बी नेगेटिव ब्लड अर्जेंटली अरेंज इट। तो वो कहती है, सब ब्लड बैंक में ये ब्लड तो है नहीं। अभी जो डॉक्टर होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं। अभी शैन भाई जो था वो वहीं पे खड़ा था, और वो उनके पास था, कहते हैं, डॉक्टर क्या हुआ है? तो डॉक्टर उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं, ब्लड बैंक में ए बी नेगेटिव ब्लड नहीं है, और हमें ए बी नेगेटिव ब्लड की बहुत ज़रूरत है। पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। अभी शर्मी कहता है, डॉक्टर मेरा ब्लड वही है, ए बी नेगेटिव, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए मेरे साथ। अभी शर्मी उनके साथ चला जाता है। वो डॉक्टर पहले तो शर्मी की ड्रेसिंग करवाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके फोर आर्म की स्किन जल चुकी थी और घाव भी हो गए थे। तो पहले उसकी ड्रेसिंग करवाते हैं, उसके बाद उसका ब्लड लेते हैं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शैन का ब्लड ले लिया गया होता है, और शैन वहीं पे बैठा हुआ होता है। अंकल और केविन भी वहीं पे होते हैं। अभी यूनान का ऑपरेशन चल रहा होता है। अभी थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर की जो लाइट होती है वो बंद होती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। शैन और अंकल सब उनकी तरफ देखते हैं। शैन तुरंत से ही उनके पास आता है और कहता है, डॉक्टर यूनान कैसा है? डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। अभी थोड़ी देर में हम उसे वार्ड में शिफ्ट करेंगे, और कुछ घंटों में उसे होश आ जाएगा, तब आप सब उनसे मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेशेंट को अभी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ हिम। तो जो शर्मी होता है वो नोट करता है। अभी डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, और अब जाके उन तीनों लोगों की जान में जान आती है। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनान अभी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया होता है, पर अभी उसे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। वो तीनों लोग अभी बाहर ही बैठे होते हैं, और तभी वहाँ पर जियो आता है। अभी जियो को शर्मी देखता है, और ऑब्वियसली अंकल ने भी उसे देखा होता है। अंकल अभी बहुत गुस्से में थे। अंकल गुस्से में ही चेयर से उठते हैं, उसके पास जाने वाले होते हैं, तभी शर्मी उनका हाथ पकड़ता है। अंकल उसकी तरफ देखते हैं। शर्मी कहता है, पापा मैं जानता हूँ आप अभी बहुत गुस्से में हैं, पर हम अभी हॉस्पिटल में हैं, मुझे इसे हैंडल करने दीजिए। अभी अंकल कहते हैं, ठीक है। और फिर शर्मी उनका हाथ छोड़ता है और जियो के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक साइड वाली जगह पे लेके आ जाता है। अभी जियो का हाथ वो छोड़ देता है। वो फिर कहता है, जियो मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करते हो, और ये नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होगी, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और को हार्म कर सकते हो। क्या तुम इतने बेचैन थे यूनान को मुझसे अलग करने के लिए कि तुमसे 2 दिन भी इंतज़ार नहीं किया गया? आज दोपहर को ही वो यहाँ से जाने वाला था, पर तुम्हारे कारण आज वो हॉस्पिटल में है। तुम्हारे कारण। तुम में और उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं है जिसने यूजुन की जान ली थी। तुम दोनों ही स्वार्थी हो। उस इंसान ने अपना बदला लेने के लिए मेरे भाइयों को, मेरी भाभी को मार दिया। डैड को मारने वाले थे, केविन को मारने वाले थे, और तुमने भी वही किया। यूनान को तुमने मरवाने की कोशिश की। तुम बताओ, अगर यूजुन की कोई गलती नहीं थी इन सब में, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इन सब में, तो क्या यूनान की गलती थी? क्या वो ये डिज़र्व करता था? बोलो जियो। अभी जियो तो चुपचाप से ही खड़ा रहता है। फिर शर्मी फिर कहता है,
मैंने अब तक तुम्हारी नफ़रत बर्दाश्त की थी। यूलान को भी खुद से दूर कर रहा था। किस लिए? क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। अरे मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास था, इसलिए। मैं जानता था कि तुम्हारी नफ़रत बेवजह नहीं है। तुमने भी उस इंसान को खोया है जो मेरा भाई है, इसलिए मैं तुम्हारी नफ़रत को समझ रहा था। इसलिए मैं कभी कुछ तुम्हारे अगेंस्ट करना नहीं चाहता था, वरना करने को तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करते हो, जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। लेकिन तुमने जो ये किया है ना, ये बहुत गलत किया है तुमने। जब मैं उसे खुद से दूर कर रहा था तो तुम्हें इतना बड़ा एक्शन लेने की क्या ज़रूरत थी? जो एक काम करते हैं, आज इस किस्से को ना यही ख़त्म कर देते हैं। तुम मुझे ही मार दो, इससे मैं और यूलान हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, और किसी और के मेरी लाइफ में आने के लिए मेरी लाइफ भी नहीं रहेगी। तो एक काम करो, तुम मुझे ही ख़त्म कर दो। आज इस किस्से को ख़त्म कर दो तुम। अभी जियो रोने लग जाता है तो शर्मे तो उसे देखने ही लग जाता है। अभी जियो फिर अपने हाथों को जोड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो शर्मे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपनी नफ़रत में मैं सही गलत कुछ नहीं देख पाया। यूलान को इतनी बेरहमी से मरवाने की कोशिश की मैंने, तुम्हारे साथ इतना गलत किया जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं इस दिन के बिल्कुल भी लायक नहीं था। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी। यूलान को आज अगर कुछ हो जाता ना तो मैं तो जीते जी मर जाता। वो शर्मा की तरफ देखता है, क्योंकि अभी वो सर नीचे करके रखे हुए होता है। वो शर्मा की तरफ देखता है और कहता है, यूलान कैसा है? तो शर्मा जो उसे बहुत ही ज़्यादा हैरत से देख रहा होता है, बिकॉज़ ये चीज़ उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो उसे देखते रहता है, फिर वो फिर से पूछता है, जियो शर्मा यूलान कैसा है? अभी शर्मा कहता है, ठीक है, वो खतरे से बाहर है। अभी जो जियो होता है वो अपने आंसू साफ करता है और कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र, मैं बस इतना ही जानने आया था। मैं अपने आप को सरेंडर करने वाला हूँ पुलिस के सामने। जाने से पहले बस यूलान के बारे में जानना चाहता था। अब जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना शर्मा, और यूलान का भी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और शर्मा तो बस उसे जाते हुए देखते रहता है। फिर शर्मा वहाँ अंकल के पास आता है और अंकल को वो बता देता है जो जियो ने कहा। फिर अंकल भी शांत हो जाते हैं, उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना शर्मा होता है वो यूलान के पास ही बैठा हुआ होता है और यूलान अभी बेहोश होता है। अंकल और केविन को शर्मा ने ज़बरदस्ती घर भेज दिया था, मतलब अपने दूसरे वाले घर। ऑब्वियसली ये लोग वेल्दी थे तो इनके पास एक घर तो था नहीं, तो जो शर्मा का दूसरा घर था, शर्मा ने वहाँ पर केविन और अंकल को ज़बरदस्ती भेज दिया था और वो यहाँ पर रात में रुकने वाला था। अभी शर्मा वहीं पे बैठा हुआ होता है। फिर वो यूलान का जो बेड था उसके पास ही अपना सर रखता है और यूलान को देखने ही लग जाता है। और वो देखते देखते उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद शर्मा को हो जाता है, वो धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता है और फिर अपने आसपास की जगह को देखने लग जाता है। फिर अपने बेड के पास देखता है तो वहाँ पर शर्मा सो रहा था। अभी वो शर्मा को देखता है, फिर उसका ध्यान शर्मा के फोरआर्म्स पे जाता है जहाँ पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। अभी वो उसकी पट्टियों को देखता है और धीरे धीरे अपना हाथ उसके फोरआर्म्स तक लेके जाता है, उसकी पट्टी पे अपना हाथ रखता है। तभी शर्मा था उसकी आँख खुल जाती है। अभी शर्मा जैसे वो अपना हेड डाउन करके लेटा हुआ था वो एकदम से उठ के बैठ जाता है और शर्मा यूलान का हाथ पकड़ता है और कहता है, हे यूलान, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, दर्द हो रहा होगा, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अभी वो जा रहा होता है तभी शर्मा का हाथ यूलान पकड़ता है। शर्मा उसकी तरफ देखता है। अभी यूलान शर्मा को अपने पास आने का इशारा करता है। शर्मा अभी यूलान के फेस के पास आके खड़ा हो जाता है। अभी जो यूलान होता है वो इशारे से उसको अपने और करीब बुलाता है, लाइक अपने फेस के पास। शर्मा वैसे ही करता है
वो उसके फेस के पास जाता है और वो जान रहा था कि यूलान क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने ईयर्स को उसके माउथ के पास लेके जाता है। अभी यूलान बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है, केविन अंकल कहाँ है वो दोनों, ठीक ठीक तो है ना। अभी जो शैनवे होता है वो यूलान की तरफ देखता है और वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ होता है ये चीज़ सुनकर। वो ये सोच रहा होता है कि यूलान खुद इतनी तकलीफ़ में है और उसे उसकी फैमिली की चिंता हो रही है। वो उसे देख ही रहा होता है, तभी जो यूलान होता है वो उसके हाथों पर अपना हाथ उससे मारता है ताकि वो अपने सेंस में आए। शैनवे अभी स्माइल करता है और कहता है, वो दोनों ठीक हैं, मैंने उन्हें घर भेजा है। अभी यूलान वापस से शैनवे के फोर आर्म्स पे लगी हुई पट्टी पे हाथ रखता है, तो शैनवे उसके हाथ की तरफ देखता है, फिर कहता है, ये कुछ नहीं, बस ऐसे चोट लग गई। तो जो यूलान होता है वो उसे घूर के देखता है, तो शैनवे कहता है, अभी तुम आराम करो, बाद में तुम्हें सब बता दूंगा, ठीक है। अभी यूलान उसके हाथ में नोट करता है और फिर अपनी आंखों को वापस से क्लोज कर लेता है। अभी कहानी यहाँ से 2 दिन का लीव लेती है। इन 2 दिनों में यूलान की हालत में काफ़ी सुधार आया था, वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो रहा था। एंड अभी का जो टाइम था, इस समय जो अंकल गए थे वो और केविन जो यूलान था उससे मिलने आए थे। एंड अभी शैन भाई जो केविन था उसके लिए जूस और अंकल के लिए चाय लेने गया था। अभी वो वापस आता है केविन में, तो देखता है कि केविन अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहा होता है। अंकल भी एक बिल्कुल ही हेल्पलेस इंसान की तरह फेस बना के बैठे हुए होते हैं और यूलान अपने जो ब्लैंकेट था उसे कस के पकड़ के बैठा हुआ था और उसका हेड नीचे की तरफ था। उसके पास 2 नर्सेस भी खड़ी थी। अभी उनमें से एक नर्स कहती है, सर प्लीज़ इतना भी क्या घबरा रहे हैं, हम तो आपकी बहन जैसी हैं, प्लीज़ सर। अभी शैनवे उन लोगों की तरफ देखता है और हिलान की तरफ देखता है, फिर वो कहता है, हिलान क्या हुआ। अभी शैनवे की आवाज़ सुन के हिलान तुरंत से अपना फेस उसकी तरफ करता है और कहता है, शैनवे तुम आ गए, प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम से बचा लो। अभी शैनवे कहता है, हुआ क्या है। अभी उन दोनों में से एक नर्स कहती है, सर ये स्पंज बात के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं। अभी शैनवे ये चीज़ सुनता है, फिर वो हिलान की तरफ देखता है जो कि बेचारा सा चेहरा बना के शैनवे को देख रहा होता है। अभी शैनवे को ना हिलान को ऐसे देख कर सेम वही चीज़ आ जाती है जब वो हिलान को फर्स्ट टाइम यहाँ पे हॉस्पिटल में लेकर आया था, और अभी उसे बहुत हंसी आ रही होती है, वो हंसने लग जाता है। अभी हिलान, केविन और जो केविन के दादाजी थे वो और दोनों नर्सेस तो शैनवे को देखने लग जाती है। अभी जब शैनवे ये नोटिस करता है कि सब उसे देख रहे हैं, तो फिर वो शांत हो जाता है। वो फिर नर्स से कहता है, सिस्टर आप किसी मेल नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अभी वो नर्स कुछ भी बोलती उससे पहले यूलान कहता है, नहीं मैं किसी से भी स्पंज बात नहीं करवाऊँगा, ना कोई मेल ना फीमेल। अभी जो शैनवे होता है वो यूलान की तरफ देखता है और एक डीप ब्रीथ लेता है, फिर स्माइल करता है, फिर नर्स की तरफ देखता है और कहता है, सिस्टर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं इन्हें स्पंज बात दे सकता हूँ। तो जो नर्स होती है वो यूलान की तरफ देखती है और फिर शैनवे की तरफ देखती है और कहती है, या श्योर, पर ध्यान रखिएगा इनके घाव पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो शैनवे होता है वो नोट करता है। अभी जो नर्सेस होती है दोनों वो वहाँ से चली जाती हैं। अभी जो अंकल होते हैं वो और केविन भी वहाँ से चले आते हैं, अंकल केविन को लेके चले आते हैं। अभी शैनवे और यूलान रूम में अकेले ही होते हैं। अभी यूलान चुपचाप से बैठा होता है पिछली बार की तरह। शैनवे उसे देखता है, स्माइल करता है, फिर वो यूलान के पास आकर बैठ जाता है बेड पे और जो टब था वो जिससे स्पंज पाते थे उसे भी अपने पास रख लेता है। अभी शैनवे यूलान की तरफ देखता है जो कि चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। शैनवे कहता है, मैं मेल नर्स अरेंज कर सकता हूँ अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो। फिर यूलान उस तरफ नहीं दिखता और कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो शैनवे कहता है, ज़रूरत है यूलान। फिर यूलान उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने कहा ना ज़रूरत नहीं है, मैं कोई अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। तो शैनवे कहता है, आर यू श्योर। तो यूलान कहता है, हाँ। अभी शैनवे कुछ नहीं बोलता है। जो यूलान की शर्ट थी वो अब उससे खोलने लग जाता है और यूलान का तो दिमाग ही ख़राब हो रहा होता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चलने लग जाती है और वो अपना फेस ना दूसरी तरफ कर लेता है पिछली बार की तरह।
अभी शर्मा उसे देखता है और स्माइल करता है, फिर कहता है, अगर मुझसे बातें करते रहोगे तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। यूलान स्टिल कुछ नहीं बोल रहा होता है, तो शैनवे भी उसे फिर बोलने के लिए नहीं कहता। वो उसका जो चेस्ट था उसे वाइप करने लग जाता है। अभी शैनवे को भी बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है, पर स्टिल वो फोकस्ड होकर एक प्रोफेशनल की तरह उसके चेस्ट को वाइप कर रहा होता है। अभी यूलान दूसरी तरफ ही देख रहा होता है। वो फिर कहता है, आई एम सॉरी शर्मे। अभी उसकी बात सुनकर शर्मे रुक जाता है, यूलान की तरफ देखता है, फिर कहता है, सॉरी किस लिए? तो यूलान दूसरी साइड ही फेस करते हुए कहता है, मेरी वजह से तुम्हारा घर जल गया। जियो ने मुझे मारने के लिए वो जगह चुनी, इसलिए ताकि तुम्हें अपना पास्ट याद आ सके। उसने मुझे वैसे ही मारने की कोशिश की जैसे कि ये सुन की मौत हुई थी, और इन सब में तुम्हारा घर चल गया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो घर तुम लोग के लिए कितना मायने रखता होगा मैं ये समझता हूँ। जहाँ इंसान अपनी फैमिली के साथ रहता है वो जगह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होती है, और मेरी वजह से वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आई एम वेरी सॉरी। इलान को सच में उस घर के जलने का बहुत दुख था। जब शर्मा ने उसे बताया था कि उस घर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था जियो के आदमियों द्वारा, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था इस चीज़ को सुनकर। और स्टिल उसे इस चीज़ का बहुत ही गिल्ट था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो घर जल गया वो उसकी वजह से ही जला था। अभी यूलान की आंखें ना हल्की हल्की भर गई होती है और उसका गला भी भर गया होता है। अभी शैनवे तुरंत से उस साइड से उठ के यूलान की साइड आता है, उसके पास आके बैठता है, उसके गालों को हाथ लगाता है और कहता है, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? हाँ, ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? ये सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। ओके, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं था। और हाँ, ये बात सही है कि अगर हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता था, बहुत ख़ास था वो हमारे लिए, पर इस समय सबसे ज़्यादा मायने पता है क्या रखता है? कि तुम सेफ हो, कि तुम सुरक्षित हो, या मेरे सामने बैठे हो और बेवजह की बातें कर रहे हो। मेरे लिए ये मायने रखता है, और डैड के लिए भी। समझे? इतना फालतू कैसे सोच लेते हो तुम? यूलान कहता है, तुम्हारी संगति का सर है और कुछ नहीं। अभी शर्मे स्माइल करता है तो यूलान भी स्माइल करता है। अभी शर्मे वापस से उसे सच बात देने के लिए जाने लगता है, उसके उस साइड जहाँ पर वो उसका चेस्ट वाइप कर रहा था उस साइड वो जाने लगता है। तभी यूलान उसका हाथ पकड़ता है, तो शर्मे उसकी तरफ देखता है, तो यूलान कहता है, क्या कोई ऐसा है जियो के अलावा जिसे जिसे मेरे तुम्हारी फैमिली के साथ रहने से एतराज़ है? तो शर्मे उसे कन्फ्यूजन में देखता है, फिर कहता है, नहीं। तो यूलान कहता है, आई नो कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होगा, बट मैं मजबूर हूँ। अभी शर्मे उसे कन्फ्यूजन में देखता है और कहता है, बात क्या है यूलान? तो यूलान कहता है, अब देखो, जियो और उसके साथी लोग तो जेल गए, और तुम्हारा और कोई दुश्मन ऐसा है नहीं जो कि मुझे तुम्हारी फैमिली से दूर करना चाहे। तो क्या मैं अभी वो इतना ही कहता है और एक पपी सा फेस बनाता है। यूनान उसे देख के स्माइल करता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो क्या बोलने वाला है। तो वो उसे देखते ही रहता है, फिर कहता है, हाँ आगे? तो यूनान कहता है, क्या मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ पहले की तरह? तो शामी उसकी बात सुनकर हल्के से हंसता है, फिर उसके पास ही के बैठ जाता है और कहता है, कमाल है, मेरे कारण ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा दी थी तुमने, और स्टिल तुम हमारे साथ ही रहना चाहते हो। अभी यूलान स्माइल करता है और कहता है, हाँ, क्योंकि ये फैमिली मेरे लिए परफेक्ट है। अब कहाँ मिलेगी ऐसी फैमिली जहाँ लैंडलॉर्ड इतने अच्छे हो, इतने जेंटलमैन हो, जिनका पोता इतना अडोरेबल हो, इतना प्यारा हो। अभी इतना कहकर वो शर्मे के थोड़ा करीब आता है, और शर्मे तो अपनी जगह पे ही बैठा रहता है। यूलान उसके करीब आता है और शर्मे की चिन पकड़ के कहता है, और लैंडलॉर्ड का बेटा इतना आकर्षक हो कि जिसे नजर हटाना भी एक बहुत कठिन चैलेंज हो, ऐसी फैमिली कहाँ मिलेगी? अभी यूलान को तो शर्मे देखने ही लग जाता है। फिर शर्मे उसके चिन से यूलान का हाथ उठाता है
और कहता है थोड़ी देर में तुम्हारी दवाइयों का टाइम हो जाएगा, इससे पहले मुझे तुम्हारा स्पंज बात करने दो, और अब तुम शांत ही रहना। ये कहकर वो वहाँ से उठता है और स्माइल करते हुए शानवी यूलान के इस साइड आ जाता है और वापस से उसकी बॉडी को क्लीन करने जाता है। और अब जब वो दोनों बात नहीं कर रहे होते तो दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सा, अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा होता है, बट स्टिल वो लोग कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। अभी यहाँ से कहानी कुछ समय का लीव रहती है, लाइक कुछ दिनों का। इस बीच यूनान को डिस्चार्ज भी मिल गया होता है और वो शानवी के साथ और अंकल के साथ उनके जो नए वाले घर थे वहाँ पर आ गया होता है। पर अभी शानवी जो था वो काम पर नहीं जा रहा होता, क्योंकि उसे यूलान का ख्याल रखना होता था और यूलान तो काम पे जा ही नहीं सकता था। तो अभी वो लोग 4 लोग साथ में ही रहते थे। एंड फाइनली अंकल भाई का जो यहाँ पर एक पेइंग गेस्ट लाने का मकसद था वो अब पूरा होता दिख रहा था। वो इस घर में पेइंग गेस्ट इसीलिए ना चाहते थे क्योंकि ये घर काफ़ी ज़्यादा सूना था। इस घर में जो शानवी था वो ज़्यादा बातें नहीं करता था और अंकल केविन से ही बातें करते थे और केविन बातें कर नहीं सकता था। तो इस घर में एक बहुत सूनापन था जो अब यूलान के आने से ख़त्म हुआ था। यूलान ने आकर सिर्फ इस घर के सूनेपन को ख़त्म नहीं किया था, शानवी की लाइफ के सूनेपन को भी ख़त्म किया था। शानवी इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था जब से यूलान फाइनली उसकी लाइफ में पूरी तरह से वापस आया था। वो यूलान का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन स्टिल उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया था। अभी जो यूलान था वो उससे फ्लर्ट करते रहता था पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन उससे कुछ कहता भी नहीं था। और ये सिचुएशन यूलान समझ भी रहा था, तो वो कभी उससे ऐसा कुछ कहता नहीं था, लाइक तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं, ऐसा कोई सवाल करता नहीं था, ये जानने के बावजूद कि जब वो उससे फ्लर्ट करता है, उससे कोई रोमांटिक तरह की बात करता है, तो वो उससे कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन कुछ कहता भी नहीं है। पर वो कभी कोई इससे सवाल नहीं करता था कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं, क्योंकि वो जानता था कि शानवी उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है। अब ऐसे ही एक दिन जो शानवी था वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। अभी वो जब वापस आता है तो देखता है कि यूलान जो है वो ज़मीन पे बैठा हुआ है लिविंग रूम में और केविन उसके पास बैठा हुआ है और दोनों लोग लूडो खेल रहे हैं। अभी शानवी यूलान के पास आता है और कहता है, यूलान तुम्हें ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें इतना भी नहीं पता है, तुम्हें अगर लूडो ही खेलना था तो बेड पे खेल लेते, ज़मीन पे ऐसे लूडो खेलने की क्या ज़रूरत थी। अभी जो यूलान था वो उसकी तरफ देखता है और अपने मुंह पर उंगली रखता है जिससे वो उसे इशारा करता है कि वो चुप रहे। वो वापस से दोबारा से खेलने लग जाता है। अभी जो शानवी होता है वो कहता है, यूलान उठो। जो यूलान होता है वो कहता है, मैं आखिरी गेम पे हूँ, मैं नहीं उठने वाला। अभी शानवी फिर कहता है, यूलान उठो। तो यूलान कहता है, मैं नहीं उठने वाला हूँ। और इतने में जो केविन होता है वो अपनी चाल चल देता है और वो जीत जाता है। अभी वो जो जीत जाता है वो उठ के नाचना शुरू कर देता है। यूलान उस तरफ देखता है। अभी केविन यूलान को जेब दिखाता है। अभी यूलान वहाँ से उठ जाता है और कहता है, केविन जेब दिखा रहे हो मुझे, सौ यूलान को, केविन के बच्चे आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अभी जो केविन होता है वो वहाँ से भागने लग जाता है और यूलान के पीछे पीछे भाग रहा होता है। अभी शानवी कहता है, हे रुक जाओ दोनों लोग, यूलान यूलान तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए, प्लीज़ रुक जाओ। पर यूलान जो होता है उसकी बात नहीं सुन रहा होता, वो जो अपना केविन था उसके पीछे भागने लग जाता है। अभी वो लोग जहाँ पर शानवी खड़ा था उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। शानवी तो उन लोगों को देख रहा होता है। शानवी यूलान को रुकने की कोशिश करता है पर यूलान नहीं रुकता है। फिर वो केविन को पकड़ ही लेता है यूलान और फिर उसे लिफ्ट करता है और उसे नचाने लग जाता है। अभी जो केविन होता है तो बहुत हंस रहा होता है। अभी यूलान जो होता है वो भी हंस रहा होता है और शानवी उन दोनों को देख रहा होता है। अभी यूलान केविन को नीचे उतार देता है और यूलान जैसे ही थोड़ा अपने कदम को पीछे करने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर आ जाता है, पर शानवी उसे पकड़ लेता है उतनी देर में। फिर शानवी कहता है, यूलान मना किया था ना सब करने से, क्यों करते हो ये सब, तुम बच्चों की तरह उछल कूद कर रहे हो, ज़रा भी फिक्र है कि नहीं है अपनी तुम्हें। तो यूलान शानवी की तरफ देखता है, कहता है, फिर करने के लिए तुम हो ना, मैं तो मस्ती करने के लिए हूँ। अभी यूलान को शानवी घूरता है, फिर उसे वैसे ही ब्राइडल तरह से उठाता है और सोफे पे बैठा देता है। अभी केविन भी वहाँ पर खड़ा था, वो भी काफ़ी वर्ड हो गया था यूलान के लिए। तो जो केविन होता है
वो यूलान के पास आता है। अभी शैनरी यूलान को पानी देता है। यूलान पानी पीता है। फिर वो केविन की तरफ देखता है, उसके गले में हाथ रखता है और कहता है, हे, मैं ठीक हूँ। अंकल बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। केविन यूलान के पेट को टच करता है तो जो यूलान होता है उसके हाथों को छूता है और कहता है, बच्चा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस हल्का सा चक्कर आया था, पेट में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, सच्ची। अभी फिर शैनवी होता है, वो यूलान को और केविन को देख रहा होता है। फिर यूलान शैनवी की तरफ देखता है और कहता है, I'm fine शैनवी, बस हल्का सा चक्कर ही आया था और कुछ नहीं। फिर शैनवी होता है, वो भी चैन की सांस लेता है उसके ऐसा कहने के बाद। अभी ये लोग डिनर वगैरह कर लेते हैं। रात का टाइम हो जाता है और इस समय जो शैनवी होता है वो अपने पापा के रूम में होता है, उनके पाँव दबा रहा होता है। और अंकल जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। आज उनके पाँव में दर्द हो रहा था तो वो सुबह से ही रेस्ट कर रहे थे। और यूलान जो था वो केविन के साथ था। अभी शैनवी अंकल के रूम से बाहर आता है और वो अपने रूम में जाता है केविन के पास उसे लोरी सुनाने के लिए। और वो जब वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि यूलान उसे अपनी गोद में से सर रखवा के उसे लोरी सुना रहा है। अभी शैनवी उन दोनों को ऐसे देखता रहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो जो आंगन था वो वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद यूलान वहाँ भी आता है। शैनवी कहता है, केविन सो गया? तो यूलान कहता है, हाँ सो गया। फिर शैनवी कहता है, वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें उसे लोरी सुनाते हुए देखा। लाइक सीरियसली, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा लड़का भी लोरियाँ सुना सकता है। अभी यूलान अपनी आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है, गालियाँ भी आती हैं, सुनो। अभी जो शैनवी होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे गालियाँ नहीं सुननी। अभी यूलान कहता है, वैसे शैनवी तुमने कभी किसी को गाली दी है? तो शैनवी कहता है, हाँ कभी कभी दी है, पर मुझे गाली देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यूलान कहता है, इतनी भी बुरी बात नहीं है। तो शैनवी कहता है, बहुत बुरी बात है, ये शब्द जो होते हैं ये ज़ुबान को गंदा कर देते हैं, कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। अभी यूलान कहता है, ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा मेरा दूसरा सवाल, कभी तुमने किसी को डेट किया है? अभी शैनवी तो उसे घूर देखने लग जाता है ये बात सुनकर। यूलान कहता है, व्हाट, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो? सिंपल सा सवाल है, तुमने कभी किसी को डेट किया है? तो शैनवी कहता है, नहीं। यूलान कहता है, ऐसा क्यों? तो शैनवी कहता है, अरे क्या किसी को भी डेट कर लूँ क्या? इंसान को पसंद भी तो होना चाहिए कोई जिससे वो डेट करे। तो यूलान कहता है, अच्छा मतलब तुमने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया, तो इस हिसाब से अगर तुम मुझे डेट करते हो तो मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड होऊंगा, राइट शैनवी? तो शैनवी से दिखता है, फिर कहता है, तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाएगा कौन? तो यूलान कहता है, तुम। मैं जानता हूँ, देर सवेर बॉयफ्रेंड तो तुम मुझे ही बनाओगे शैनवी। अभी शैनवी कहता है, बड़ा कॉन्फिडेंस है खुद पर। तो यूलान कहता है, खुद पर नहीं, कॉन्फिडेंस मुझे तुम पर है शैनवी, तुम डेट तो मुझे ही करोगे शैनवी, और उस दिन का मैं इंतज़ार करूँगा। गुड नाइट शैनवी। अभी ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शैनवी कहता है, डू यू लव मी यूलान? अभी यूलान ये सुन के एकदम से रुक जाता है। शैनवी फिर कहता है, तुम जो मेरे साथ बिहेव करते हो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, पर मैं कन्फ्यूज़ हूँ, क्या ये सिर्फ एक आकर्षण है या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? अभी यूलान उसकी तरफ पलट देता है और कहता है, सीरियसली शैनवी, तुम्हें क्या लगता है अगर ये महज एक आकर्षण होता तो अभी तक मैं यहाँ रहता? मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम सोच भी नहीं सकते इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अब मैं खुद के काबू में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर कल को तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा। आलम ये हो गया है कि बिना तुम्हारे तो मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, जीना तो बड़ी दूर की बात है। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर तुम अभी मुझे कन्फेस नहीं करना चाहते, और मैं इसके लिए तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा।
अभी वो इतना ही कहता है, तभी शनई वहाँ से भाग कर आता है और ईरान को हक कर लेता है बहुत टाइटली। ईरान भी उसे हक कर लेता है। शनई कहता है सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ें हुई, सॉरी। ईरान कहता है डोंट बी सॉरी ओके, और अब जो हो गया उसे भूल जाओ, पास्ट को पास्ट में रहने दो। फिर वो शनई को कुछ ज़्यादा करता है, उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है आज से हम एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे, ओके। तो शनई होता है वो हामी से लाता है। अभी शनई ईरान के माथे पे किस करता है और उसके गालों पे भी किस करता है। अभी जो ईरान होता है वो उसके लिप्स पे से हाथ रखता है और कहता है यू मिस्ड इट। तो जो शनई होता है वो उसे हल्का धक्का देता हुआ कहता है अभी के लिए इतने से ही काम चलाओ, ओके। तो ईरान कहता है ओके। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो ईरान और शनई होते हैं दोनों ही शनई के रूम में आते हैं, और जहाँ पे केविन सो रहा होता है वो दोनों ही उसके साइड में आकर लेट जाते हैं। शनई उसके राइट साइड और ईरान उसके लेफ़्ट साइड लेटा हुआ होता है। अभी वो दोनों ही केविन को देख रहे होते हैं, फिर वो एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। फिर जो ईरान होता है वो शनई के जो स्टमक था उस पर अपना हाथ रखता है, शनई उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है, और फिर वो दोनों ही अपनी आंखें बंद करते हैं, स्माइल करते हैं और सो जाते हैं। एंड ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होती है। आई नो गाइस कि मैंने बहुत डिसअपॉइंट किया है, और इसको मैं ऐसा कुछ करते जा रही हूँ जो कि सही नहीं है। इस चीज़ का एहसास मुझे भी नहीं था, मुझे भी बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ इस स्टोरी के साथ, जबकि बहुत देर हो चुकी थी। सो आई एम वेरी सॉरी गाइस, आप सभी को डिसअपॉइंट करने के लिए, मेरे व्यूअर्स को डिसअपॉइंट करने के लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार से ऐसी गलती ना करूँ। इस बार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी गाइस। एंड गाइस अब मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं मेरी किसी भी BFF के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में लवली विलान तो लिख ही दीजिएगा। ये तो कंपलसरी है, लवली विलान तो आपको लिखना ही होगा। एंड मतलब अब इस बारे में बात भी नहीं करूँगी ज़्यादा, पर मैं बस आप सभी से विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस स्टोरी को बहुत एंड ज़्यादा ही अब इस अच्छी चीज़ कर को दिया, सेट करके अब इस बारे में बात भी नहीं करूँगी ज़्यादा, ये तो लिखना ही पर होगा। मैं बस आप सभी से विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं एंड आपसे विदा अब इस लेती चीज़ हूँ। को सेट करके किसी नहीं करूँगी नेक्स्ट ज़्यादा, चैप्टर में। पर बाय बाय, मैं बस आप सभी से